हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखरती है। यहाँ की धरती प्राकृतिक यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्यों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। मनुष्यों यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है। गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि देखने को मिलेगी जो केवल गांव में ही मौलिक रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में लिखेंगे, भारत को पहचान करने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए वांछनीय है। भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि हो या गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या हो। अंग्रेज अधिकारियों से अपेक्षा है कि वो विद्याएं भारत से इंग्लैंड लाए। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम। लेखक ने कहा है कि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्रों में है। लेखक ने कहा है कि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्रों में है तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्य कहीं नहीं मिल सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। ओके,
तो इस क्वेश्चन का उत्तर में लिखेंगे हम, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में दी जाएगी, सॉरी की जाएगी। ओके, कंपनी के निर्देशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला। ठीक है, आइए। और वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। फिर उन्होंने सोचा कि आगे से सावधानी रहे ताकि ऐसी ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा उनके नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसी जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। ओके, शोध का विषय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग, लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात है कि 10वीं-11वीं सदी में भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? स्पष्ट करें। ठीक, भारत के ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे, उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयाँ के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और विशिष्टता को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम,
भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्ट्र धर्म की यह शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो उत्तर है, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्य कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों की एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रजा है। क्या है? अग्रजा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। ठीक है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम। किसी देश अथवा राज्य की प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहाँ की भाषा की प्राचीनता को जानें। यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अन्य शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा, और पीछे हटकर हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। प्रत्यक्ष नहीं, पृथक लिखा है। अतीत के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि आदि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाले चट्टान रही है। उसी में आगे और है, लेखक इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों, दुराचारों और उनके जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों
अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना है, गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, बल्कि इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। ठीक है ना, आप देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों किया? ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित कथा उपयोगी कलाओं की जननी है, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा की जननी एवं धार्मिक विकास की केंद्र भूमि तथा रीति रिवाज परंपराओं, भाषा की दृष्टि विधियों के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाने वाली पवित्र भूमि है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। भारत विजय का सिकंदर ने स्वप्न देखा था। भारत विजय का सिकंदर ने स्वप्न देखा था। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने की नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है। यह उचित है। लेखक ने कहा कि नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी शेष न रहा। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान, विकास सूत्र, प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर शानदार बड़ी अनेक विजय प्राप्त की जा सकती है। विश्व के सर्वांगीण विकास हेतु आज भी भारतीयता के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को लेखक ने अनिवार्य बताया है, साथ ही भारत में असीम संभावनाओं पर बल दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।